हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है शुभम सिंघल और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। जनरली मैं ये अपने सारे वीडियोस के लिए नहीं कहता, पर मैं आज आपसे कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि मैंने 2 दिन पहले अपने यूट्यूब पे एक कमेंट रन किया था, एक कम्युनिटी पोस्ट रन की थी, जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों को थियरी पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको थियरी पेपर प्रेजेंट करने से रिलेटेड क्या क्या टिप्स चाहिए, जो भी चाहिए चीजें वो मेरे को कमेंट में बताओ, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा उसको मैं एड्रेस करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 से 12 बातें बताने वाला हूं बहुत डिटेल में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं आपको गारंटी देता हूं आप कम से कम 3 से 4 चीजें यहां से सीख करके जाओगे। और वो जो चीज सीखोगे ना दोस्त, वो एक पेपर नहीं, आपके 8 पेपर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इवन इफ इट इज लेंदी, स्टे काम। हर चीज आपके लिए नई नहीं होगी, नया नहीं होगा, बट जो चीज नया है वो समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो एंड तक देखें, मेरी गारंटी है आप बहुत सारी चीजें ऐसी समझेंगे जो आप नहीं जानते थे। क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ऐसे भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे जो नवंबर 2021 का, दिसंबर 2021 का अटेम्प्ट लिखे, और ये प्रॉब्लम्स इन्होंने एक्चुअल में फेस की है। वो मेरे को क्वेश्चन से समझ आ रहा था कि ये प्रॉब्लम इन्होंने एक्चुअल में फेस की है, एंड हेंस द क्वेश्चन। सो प्लीज लर्न इट बिफोर यू गो थ्रू इट, सो दैट यू नो द आंसर्स ऑलरेडी। ओके सर, तो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉब्लम, सारे कुछ सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले लाइन बाय लाइन जाते हैं सर। एक पेपर प्रेजेंटेशन का ना के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। नहीं सर, हमारे लाइफ में वो नहीं है। 3 चीजें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्पीड, प्रेजेंटेशन और कंटेंट। मतलब क्या? आपको बहुत अच्छी पेस मेंटेन करनी पड़ेगी, और उस पेस पे आप बहुत सॉलिड कंटेंट लिख रहे हो, और कंटेंट के साथ साथ आप प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये तीनों चीजें एक साथ नहीं चल पाती। कहीं कभी कभी हम स्पीड अच्छी रखते हैं, कंटेंट अच्छी लिखने की कोशिश करते हैं, पर स्पीड की वजह से प्रेजेंटेशन मार खा जाता है। या फिर अगर हम स्पीड और प्रेजेंटेशन में ध्यान दें तो चीजें छूट जाती है, तो कंटेंट मार खा जाता है। तो व्हाट शुड बी द बैलेंस? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड फोकस ऑन? व्हाट इज द प्रायोरिटी? द आंसर इज टेक्निकली ऑल ऑफ देम आर प्रायोरिटी। नहीं सर, ये कोई बात नहीं हुई, प्लीज हमको सोल्यूशन दो। आपको ना एक चीज समझना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए हैं जिनको 60 65 आए हैं, ताकि मैं भी उनसे सीखता रहूं। और मेरे को एक चीज समझ आई है दोस्त, कि प्रेजेंटेशन मतलब क्या? हैंड राइटिंग? नहीं बॉस, इट डजंट मैटर। इफ यू आर राइटिंग अ गुड हैंड राइटिंग, इट इज अ गुड डील, बट आई हैव सीन सो हॉरिबल राइटिंग गेटिंग 65 मार्क्स बिकॉज ऑफ अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट। ठीक है? सो व्हेन यू से प्रेजेंटेशन इफ यू मीन स्पीड, नो, बट व्हेन यू से प्रेजेंटेशन इफ यू मीन पॉइंटर्स, कि भैया मैं 4 चीजें लिखने वाला हूं, उसको एक ही पैराग्राफ में लिखने की जगह मैं पॉइंटर्स में लिख देता हूं। तो सर ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं सीखना होता है, ये आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तभी आप प्रेजेंटेशन सीख जाते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे जो समरी नोट्स है उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने तोड़ दिया है 3 4 पॉइंट में, 3 4 पॉइंट में। तो जब आप बार बार रिवाइज कर रहे हो उससे, या फिर किसी भी ऑथर की बुक आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जब बार बार आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपको पता है अरे हाँ इसके बाद 3 पॉइंट है। तो जब आप एग्जाम में भी लिखोगे ना, तो आप उसको 3 पॉइंट्स में स्प्लिट करके लिखोगे, आप उसको मर्ज करके नहीं लिखोगे। तो प्रेजेंटेशन में आपकी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी अगर आपका प्रेपरेशन के वक्त आपने वो चीज का ध्यान रख लिया है। तो जब आप पढ़ रहे हो ना जिस भी ऑथर की बुक से, इसीलिए जनरली लोग आईसीआई मॉड्यूल को लास्ट डे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल में सब कुछ पैराग्राफ में है। तुम पैराग्राफ को एग्जाम में अगर बैठ करके पॉइंटर्स में स्प्लिट करने की कोशिश करोगे ना, मेहनत लगेगी। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि भैया हम ना ऐसी जगह से पढ़ेंगे जहां पॉइंटर्स में हो। तो जो भी ऑथर की बुक आप यूज कर रहे हो उसमें देख लो कि पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स में ब्रेक करके प्रॉपर लिखा है क्या। अगर हाँ, तो तुम मन को अपने बोल दो, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इसी तरीके से पेपर में प्रेजेंट करने वाले हो, और वो ठीक है। तो फिर आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें बचती है फोकस करने को, स्पीड और कंटेंट। स्पीड के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं दोस्त, सारे पेपर के लिए रेलेवेंट है। स्पीड आपकी फर्स्ट मिनट में जितनी होगी ना, उतनी ही लास्ट मिनट में भी रखना, पेपर सबसे बेस्ट जाएगा। हम जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, शुरू शुरू में हम स्लो स्लो जाते हैं, लास्ट में हमारी अचानक से हमको डर लगने लग जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप अपने स्पीड को फर्स्ट मिनट से फुल स्पीड पे रखो। और ये कैसे आएगा सर मोटिवेशन? अगर आप अपने पूरे पेपर को डिवाइड कर दो मार्क्स में, जैसे 70 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, और आपको पता है अगर मैं डिस्क्रिप्टिव को 2.5 देने वाला हूं, 2 hours 15 minutes या 2.5 देने वाला हूं, तो आप उस हिसाब से हर क्वेश्चन का मिनट्स निकाल दो, और पहले समय से घड़ी चालू कर दो कि भैया जैसे ही मेरा इतने समय में फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो मेरा बाद में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आप उसकी वजह से आपका पेस बनेगा। ऑल्दो नॉट 100% पेस विल स्टार्ट इन द फर्स्ट मिनट, बट एटलीस्ट शुरू के 15 मिनट बाद तो पेस बन जाता है। आई हैव डन इट माई सेल्फ एंड इट हैपेंस। ठीक है? सेकेंड एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा आस्क्ड
क्वेश्चन था कि सर मार्क्स के हिसाब से आंसर का वेटेज कैसे बैलेंस करें। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क का आया है लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा आता है लिखने को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन 6 मार्क का आया है लेकिन मेरे को 1 या 2 कॉन्सेप्ट ही आते हैं। तो हाउ डू आई मेक दैट फेयर बैलेंस, बिकॉज आई डोंट वांट टू एंड अप राइटिंग मोर और लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। और सजेस्टेड आंसर में तो ये लोग मतलब छापते रहते हैं भर भर के, जहां से मन करे उठा करके छापते हैं। तो हाउ डू वी मैनेज इट। दोस्तों देखो, बीकॉम पेपर नहीं है, बीकॉम पेपर नहीं है। व्हेन आई से दैट आई मीन कि लेंथ नाप करके कि हाँ भैया 3 इंच का है इसको ज्यादा मार्क्स दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ भैया 1.5 पेज का है आधा मार्क्स दे दो, नहीं। आई विल टेल यू इन योर लास्ट अटेम्प्ट देयर वाज दिस वन क्वेश्चन नवंबर 21 में या दिसंबर 21 के एग्जाम में क्वेश्चन था जिसमें सेबी एलओडीआर के 4 डेट्स वाले क्वेश्चन आए थे कि भैया अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हो वो बोर्ड मीटिंग के बारे में आप कितने दिन के अंदर सेबी में फाइलिंग सेबी को फाइलिंग करोगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वाला। तो वो जो क्वेश्चन था ना, आई हैड सीन एन आंसर शीट जिसमें एक स्टूडेंट ने 1 2 3 4 3 वर्किंग डे 7 वर्किंग डेज 5 वर्किंग मतलब जो भी आंसर था उसने 4 पॉइंट लिखे बस नेक्स्ट पेज, और उसको 4 में से 4 नंबर मिले हैं। बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग दैट यू नीडेड टू नो, इफ यू नो इट यू न्यू द होल आंसर। उसके बाद आगे पीछे पूरा डिजाइनिंग है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट सबके केस में हुआ है, सिर्फ उसका नहीं, मैं बता रहा हूं जिसने भी वो डेट सही लिख दिया ना, आगे पीछे का किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सर बीकॉम पेपर नहीं है, लेंथ डजंट मैटर पर से, बट व्हाट मैटर्स इज कंटेंट। पर सर हमको तो ज्यादा कंटेंट आता है ना, तो पूरा लिख दे क्या, नहीं। कितना कंटेंट लिखना है उसका सबसे सॉलिड अप्रोच मैं आपको बताता हूं। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना रुक करके लास्ट में क्वेश्चन का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ना, कि क्वेश्चन के लास्ट में एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पूछा है क्वेश्चन में वो जरूर पढ़ना, क्या पूछा है। अगर जब आपको समझ आएगा ना कि क्या पूछा है एग्जैक्टली, तो आपको पता चल जाएगा फ्लो क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लिखा है, वुमेन डायरेक्टर भी लिखा है, इसका भी लिख देता हूं उसका भी लिख देता हूं, नहीं। द आंसर हैज टू बी ड्रिवन बेस्ड ऑन द कंक्लूजन। आपका कंक्लूजन क्या लिखना चाहते हो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है लिख दो। बट अगर फिर भी अगर आप पेज नंबर पे नापने तोलने बोलोगे, जो मेरे को पता है तुम बोलोगे, तो मेरा आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि भैया देखो, अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक पैराग्राफ होना चाहिए सर 5 से 6 लाइन का या 7 लाइन का, मतलब आधे से भी कम पेज। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3/4 ऑफ द पेज, एक पेज का 3/4 मैक्सिमम। अगर सर सुनो, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, 3 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है ना, आई हैव आल्सो सीन पीपल हु हैव रिटन एन आंसर इन 3/4 ऑफ अ पेज गेटिंग 3 मार्क्स, एंड आल्सो सीन पीपल हु हैव रिटन इन 2 पेजेस आल्सो गेटिंग 3 मार्क्स, ठीक है। तो इट इज नॉट कि ये सही है, सही क्या है, दोनों में कंटेंट सही होना चाहिए तो आपको 3 on 3 मिलेगा। बट जब आप 3/4 ऑफ द पेज में अपना आंसर खत्म कर लेते हो ना, तो आपको टाइम सेव होता है आगे आंसर्स लिखने के लिए। अब सर बहुत सारे लोगों का हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है कितना मार्जिन छोड़ते हो, तो पेज नंबर स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। बट मैं कहना ये चाहता हूं कंटेंट पे फोकस करो। अगर 4 मार्क्स का आंसर है, अगर 4 मार्क्स का आंसर है तो मैक्सिमम 1.5 पेज में आप आंसर लिख लेना, और 1.5 पेज पूरे 4 मार्क्स के लिए नहीं। कभी कभी जब 4 मार्क्स होता है ना तो वो स्प्लिट हो जाते हैं 2-2 मार्क के क्वेश्चन में, तो देख लेना कितना अग्रेसिव क्वेश्चन है, क्योंकि भाई पेपर इतना छोटा है कि अगर आप प्रोविजन और कंक्लूजन भी लिखोगे ना तो आधा पेज तो वैसे ही निकल जाता है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट काउंट द लेंथ ऑफ द पेपर, बट डू नॉट एट द सेम टाइम मेक इट वेरी लेंथी, बिकॉज वेरी लेंथी से आपका नुकसान होगा समय का, और वेरी शॉर्ट से आपके नुकसान हो सकते हैं मार्क्स के। तो देखना ही है कि आपको कंक्लूजन क्या लिखना है, और वो कंक्लूजन लिखने के लिए मेरे को क्या क्या चीजें समझाने की जरूरत है। इंटेंशन हमेशा एग्जाम का ये है कि वो आपको सही चीज पता है कि नहीं वो टेस्ट करते हैं। आपकी हैंडराइटिंग क्या है, आप कितना इंग्लिश लिख रहे हो तो लिख लेते हो, ये सारी चीजें उस पेपर में तो चेक नहीं होती है। तो उन सब चीजों पे फोकस मत डालो इतना ज्यादा। अब सर सुनो, एक बहुत बढ़िया सवाल आया था कि सर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना हर क्वेश्चन में रेलेवेंट एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन लिख करके हम ना थक जाते हैं, हमको डर सा लगने लग जाता है कि यार हर क्वेश्चन में तो शुरू में यही लिख रहा है। तो इसका क्या करें, इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, सेक्शन नंबर्स याद करो दोस्त। सेक्शन नंबर्स कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, जैसे सेक्शन 149 से 205, मेरे टेलीग्राम चैनल पे 149 से 205 का डॉक्यूमेंट भी है, एक पेज में पूरे सेक्शन नंबर, मेरे समरी नोट्स में लास्ट पेज में लिखा हुआ है, उसको निकाल के चिपका सकते हो। मेरे फ्री रिविजन ऑडियोज है टेलीग्राम में, उसमें मैंने सिर्फ एक ऑडियो बनाया है जिसमें 149 से 205 का सिर्फ सेक्शन नंबर याद किया है। तो वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, छोटी छोटी मेहनत है ये। तो 149 से 205 याद कर लो, कुछ इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के सिलेक्टेड छोटे मोटे सेक्शंस याद कर लो, कुछ पीएमएलए के सेक्शंस याद कर लो। आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं एक वीडियो बना दिया और मैंने बोला ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस है पूरा, राइट। तो आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 4 जो पेनल्टी है वो बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो याद कर लिया भाई। फेमा का सेक्शन 13 पेनल्टी है, बहुत बार आता है, मैं याद कर लिया। तो आपको इस तरीके से सेक्शन सिलेक्टेड याद करने पड़ेंगे। लेकिन अभी आप मेरे को पूछोगे हाथ के हाथ की सर कौन सा सेक्शन याद करें, आप ही बता दो, तो 149 से 205 याद कर लो, और कुछ होता है नहीं होता है।
ठीक है, उसके बाद आपको ये एज पर रेलेवेंट प्रोविजन लिखने का झंझट कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ टू टैकल ए कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। अगर एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू एक नया क्वेश्चन आ गया तो क्या करें? सर देखो, आज के डेट में ना मैं आपको बता दूं, लॉ में क्या हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि नए क्वेश्चन दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि हर दिन इन्होंने बहुत सारी लोग को ये देते हैं कि तुम नए क्वेश्चंस बनाओ, नए क्वेश्चंस बनाओ, तो नए क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। इट इज वेरी अनलाइकली दैट you'll सी रिपीटेड क्वेश्चन बिकॉज कॉन्स्टेंटली ब्रेन इज बीइंग अप्लाइड टू मेक न्यू क्वेश्चंस। अनलाइक पहले जहां पे डिस्क्रिप्टिव आता था तो आपको पता था डिस्क्रिप्टिव आने, अभी नए क्वेश्चंस ही आएंगे। तो अब सर नए क्वेश्चंस टैकल करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट सेम होगा। क्योंकि अगर आपको वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी का पूछ रहे हैं कितने दिन में वैकेंसी भरना चाहिए, आंसर सेम है, आपको कितना भी घुमा ले आंसर सेम है। तो इसीलिए आपको क्या समझना पड़ेगा, जब आप टैकल करना चाहते हो नया क्वेश्चन ना, क्लियरली फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन की क्या मांग रहा है। आप अगर एमटीपी 1 सॉल्व करोगे मे 22 का, आप उसमें देखोगे कि बहुत सारे इन्होंने एमटीपी के ऐसे क्वेश्चन बनाए जिसमें ऊपर के पैराग्राफ का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन अलग ही कोई साधारण सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर जबरदस्ती एक एक डेढ़ पैराग्राफ बना रखा है। बाय द वे, अगर आपको एमटीपी 1 का वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं डाल दूंगा। एमटीपी 1 अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, अगर आपको डालना है तो पॉज करके डाल दो, भूल जाओगे, अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट होंगे तो मैं डाल दूंगा। अब मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा था कि एमटीपी 1 में अगर आप देखोगे, जैसे सेबी एलओडीआर का क्वेश्चन आया था, उसमें फालतू का शुरू में कंफ्यूज कर रहे थे, लास्ट में बहुत 3 पॉइंट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था, जो एमटीपी 1 का लास्ट क्वेश्चन था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ऐसे ना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, आपको नया लगता है पर वो इतना नया होता नहीं है। तो हमेशा क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ने के बाद ना एक बार रुक करके उनके लास्ट वाले पॉइंट पे फोकस करना कि क्या पूछना, कहना क्या चाहते हो भाई, वो वाला क्वेश्चन से पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद सर आप जो भी आंसर लिखोगे, जब नया क्वेश्चन आएगा तो अजम्पशंस का बहुत खेल होता है। आप कुछ मन में सोच रहे हो, आपने अज्यूम कर लिया कि भैया लिस्टेड कंपनी होगी फलाना ढिमकाना, तो वो अजम्पशंस बहुत क्लियरली लिखना। जितना डिटेल्ड अजम्पशन लिखोगे उतना फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करने का, कि एग्जामिनर को पता है कि भैया करेक्ट आंसर ये है, पर बंदे ने करेक्ट अजम्पशन ये लिया है तो उसने अपना आंसर ऐसा लिखा है, तो ठीक है चलो मार्क्स दे देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर भी आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता अनलेस आपका आंसर लॉजिकल हो। अगर बहुत अच्छा एग्जामिनर भी है ना, तो उसके ऊपर भी बहुत चेक्स होते हैं कि वो गलती से मार्क्स तो नहीं दे रहा है किसी को, तो इसीलिए एग्जामिनर को भी मौका तो दो सही आंसर आपको मार्क्स देने का। तो अजम्पशंस बहुत क्लियरली लिख देना जब नए क्वेश्चंस आते हैं। सर क्या हर क्वेश्चन में रेलेवेंट प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, कंक्लूजन लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। जब आपको वैसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें आपको वर्ड्स दिखेंगे एग्जामिन, एनालाइज, या फिर अगर आपको क्वेश्चन होगा जिसमें प्रॉपर केस स्टडी दिया होगा और वो केस स्टडी आपको आंसर में लिखना बहुत जरूरी है, तो उस समय ये फॉर्मेट लेना। जब 2-2 मार्क्स का, 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो रेलेवेंट प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, बस। रेलेवेंट प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, बस 2 पार्ट में आपने खत्म कर दिया। लेकिन अगर लंबा क्वेश्चन आ रहा है तो 4 पार्ट में प्रेजेंट करना अच्छा होता है। सर पहले एमसीक्यूज अप्रोच करें कि पहले डिस्क्रिप्टिव अप्रोच करें? भाई देखो, ऐसा कोई ये नहीं है कि भैया एमसीक्यू करो नहीं तो फेल हो जाओगे, डिस्क्रिप्टिव करो तो फेल हो जाओगे, तुम्हारे कंफर्ट पे है। अगर तुमको लगता है भाई एमसीक्यू में फटाफट पढ़ के सॉल्व कर लेता हूं, मेरे को पहले डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करना चाहिए, तो आप पहले डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करो। अगर आपको लगता है नहीं एमसीक्यू बहुत ज्यादा स्कोरिंग है मेरे लिए, डिस्क्रिप्टिव में वैसे भी बहुत अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। सुनो सबकी, करो खुद की, जो आपको ठीक लगे। लेकिन इफ व्हाट आई वुड हैव डन, आई वुड हैव फर्स्ट डन डिस्क्रिप्टिव एंड देन डन एमसीक्यू, बिकॉज मेरे को लगता है एमसीक्यू के लिए, अगर मैं बोल रहा हूं 30 एमसीक्यूज है एंड आई एम सेइंग 45 मिनट्स में कर लूंगा, तो मैं शायद कर लूंगा। तो मैं पहले अपने आप पे डिस्क्रिप्टिव का प्रेशर बनाना चाहता हूं कि भाई फटाफट खत्म कर, क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो मेरा डिस्क्रिप्टिव पूरा खराब हो जाएगा। बट एमसीक्यू एट द सेम टाइम इज वेरी स्कोरिंग, तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना एमसीक्यू को और बाकी समय पूरा डिस्क्रिप्टिव कर लेना एज पर योर कन्वीनियंस। अभी के अभी डिसाइड कर लो क्या करने वाले हो, बस निकल लो। और एग्जाम में जाके भी सर आप अपनी स्ट्रैटेजी इस पर्सपेक्टिव में बदल लो ना, तो आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करना चाहिए। अब सर सुनो, एक ना बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं कैसा सवाल हुआ, पर वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमको कंक्लूजन आता है, हमको पता है इसका आंसर नो ही है, पर हमको रेलेवेंट प्रोविजन इतना डिटेल में नहीं याद आ रहा है, तो कैसे मैनेज करें? इसे कैसे मैनेज करोगे? हाँ, अगर आपको प्रोविजन ही याद नहीं है, हल्का हल्का याद आ रहा है तो मैनेज कर भी सकते हो, प्रोविजन ही याद नहीं है तो कैसे मैनेज करोगे? बट मैं आपको बता दूं, सिंपल है, रेलेवेंट प्रोविजन और गिवन केस एनालिसिस और जो कंक्लूजन होता है ना, इसके मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। मैंने बहुत पेपर देखे हैं जिसमें सिर्फ प्रोविजन लिखा और अगर कंक्लूजन गलत लिख दिया तो 1 मार्क्स मिल गए। अगर प्रोविजन गलत लिखा, सब चीजें गलत लिखा, सिर्फ कंक्लूजन सही लिख दिया गलती से, तो आधे नंबर मिल गए। तो सबके अलग अलग मार्किंग्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होता है एक तरह का। अब अगर आपको प्रोविजन नहीं पता ना,
अगर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, मेरे हिसाब से समय मत बर्बाद करो उसको लिखने में, आप छोड़ दो, कंक्लूड थोड़ा बहुत बेसिक लिख दो और कंक्लूजन सही से ढंग से लिख दो, कंक्लूजन शायद आपको आधे नंबर दे देगा, बट उसके ज्यादा अगर आपको नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, बहुत छोटी सी बात बताने वाला हूं, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर 1A के बाद 2B के बाद 3C के बाद 4D लिख सकते हैं क्या? भाई वो तुम्हारे जैसे 100 लोगों का पेपर चेक कर रहा है, तुम उसको जितना उंगली करोगे ना वो उतने कम मन से आपको मार्क्स देगा, और तुम उसके लिए जितना इजी बनाओगे ना चेकिंग, उतना खुश होकर के वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर राइटिंग इट इन अ सीक्वेंस। सर मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं कटेगा, ऐसा कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है मार्क्स कटेगा, लेकिन तुमको ये पता है ना तुम्हारा पेपर मैं चेक कर रहा हूं, और अगर तुम मेरे को अनॉय करे जा रहे हो पेपर में, तो मैं इंप्रेशन बनाऊंगा आपके बारे में कि यार ये क्या स्टूडेंट है, और मैं फिर वैसे मार्क्स में रिफ्लेक्ट करूंगा, क्योंकि वो तो एग्जामिनर के हाथ में है ना कि वो 3 मार्क दे कि 2 मार्क दे, उसको लगा 2 मार्क का आंसर है 2 मार्क दे। तो इसीलिए एग्जामिनर को खुश रखो, खुश रखने के लिए उसकी लाइफ इजी बनाओ, कोशिश करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 लिखो, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी पिक कर लो, 3 पिक कर लो, लेकिन जब थर्ड क्वेश्चन पिक कर रहे हो ना, ABCD सीक्वेंस में लिखो। अगर आपको सी नहीं आता तो 1.5 पेज छोड़ दो, आप 1.5 पेज छोड़ के 2 पेज छोड़ के डी में आ जाओ, जब आपको लास्ट में टाइम मिला तो सी आके लिखते हो तो लिख लो, नहीं तो वो जगह को काट देना। वेरी सिंपल बेसिक ट्रिक, एवरीवन नोज, लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन फॉलो, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज 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 उसको कर लो। और सर क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं क्या फुल फॉर्म रखने की जगह? हाँ, एक बार अगर आप उस फुल फॉर्म को लिख दो, जैसे कि अगर आप यूज करना चाहते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, आप BC लिखना चाहते हो, तो आप पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लिख के BC डिफाइन कर दो, और उसके बाद आप यूज कर सकते हो। आप ये अज्यूम करके चलो कि एग्जामिनर को नहीं पता, आप ये अज्यूम करके चलो कि एग्जामिनर को नहीं पता, क्योंकि आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अरे एग्जामिनर को तो पता ही होगा ना। ठीक है सर, लास्ट, कितना टारगेट होना चाहिए, कितना पेपर अटेम्प्ट करने का टारगेट होना चाहिए? क्योंकि आप बोलोगे सर 100 मार्क कर ले, तो रियलिस्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। सर 100 मार्क पॉसिबल है, विथ MCQs 100 marks is possible, and I am telling you people do it. And when people attempt 100 marks ना, that is when they get exemption. at least 90 marks तो चाहिए, क्योंकि सर थियरी पेपर है, आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लो एग्जामिनर का हाथ तिरकराएगा आपको 4 में से 3 नंबर से ज्यादा देने के लिए। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 के ऊपर दे रहा है ना, मतलब वो आपको एक्सीलेंट बोल रहा है, और वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बोलते, तो तुम जितना ज्यादा कवर करोगे ना उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। बट सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कवरेज के चक्कर में जो क्वेश्चन उनको आता है वो भी खराब कर जाते हैं। तो सर प्रेफरेंस इज क्वालिटी, मतलब जो आंसर लिख रहे हो टू द पॉइंट हिट करो दोस्त, एक लाइन भी एक्स्ट्रा मिलो लिखोगे ना कोई फायदा नहीं, भले सजेस्टेड में लिखा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्त, एक चीज मेरे को फैक्ट नहीं पता, बट मेरे को ये सुनने में पता है कि सजेस्टेड आंसर जो हमारे लिए प्रिंट होता है और जो सजेस्टेड आंसर एग्जामिनर के पास जाता है चेकिंग के लिए, वो दोनों में दुनिया आसमान, जमीन आसमान का फर्क होता है। उनके पास बेटर सजेस्टेड आंसर आता है जिसमें ये भी लिखा होता है स्टूडेंट ने अगर ये अजम्पशन लिया है, स्टूडेंट ने अगर ये ऑल्टरनेट लिया है, ये फलाना ढिमकाना, तो वो ज्यादा डिटेल्ड होता है, और उसमें उनको बताया जाता है कि अगर ये प्रोविजन लिख दिया तो 1 मार्क दे देना, अगर ये लिख दिया तो 1 मार्क दे देना। सो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर दैट गोज टू देम, नॉट द वन दैट वी सी प्रिंटेड इन आवर website. So the suggested answer may say whatever, but first focus should be on quality कि भैया एकदम क्रीम आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा है उसके रेलेवेंट सारा प्रोविजन लिख दिया, जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है, जैसे डायरेक्टर्स अगर आपका स्ट्रेंथ है, IBC अगर आपका स्ट्रेंथ है, तो वहां पे मस्त मक्खन जैसा आंसर लिखा, और बस आगे बढ़ के फटाफट 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव खत्म कर लिया और 30 मार्क का MCQ खत्म कर लिया। द टारगेट इज टू राइट 100 मार्क्स। ठीक है, इट इज मैंडेटरी दैट यू राइट 100 मार्क्स। बॉस लास्ट में छूटता है तो छूटता है, पर मन में जब शुरू कर रहे हो ना तो 100 मार्क्स से कम का मत सोचना, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सारी चीजें नई नहीं होगी आपके लिए, लेकिन कुछ चीजें आपने सीखी होगी, समझी होगी। अगर इसके अलावा और भी कुछ आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं तो प्लीज फील फ्री टू ऐड इट इन द कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग ऑन विल बी हाउ टू यूटिलाइज द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ योर पेपर। उस पर आपको जो भी इनपुट्स देने या जो भी क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक हैं वो मेरे को कमेंट पे डाल दो, तो उस पर वर्क करके विल मेक अ सिमिलरली डिटेल्ड वीडियो, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एंड you'll have to make it so that you don't make new, so at least you make new mistakes in the paper। आप कोई बड़ी गलती करके आते हो नहीं, ये सारे छोटी छोटी गलतियां मत करो। ठीक है, and if you learned from this video, please do click on the like button, because that keeps me motivated to make more such content and help me reach out to more number of people. Thank you guys, you're amazing, keep studying, be productive, and I'll see you in the next video. Bye bye.